द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सोचो एक सेकंड के लिए, तुम्हारे ऑफिस में दो कलीग्स हैं, दोनों सेम काम करते हैं, सेम घंटे बैठते हैं, सेम सैलरी लेते हैं, पर एक दिन में जो आउटपुट देता है दूसरा पूरे वीक में उतना करता है। तुम बॉस हो, तुम किसे प्रमोट करोगे? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर दूसरा वाला जानबूझकर स्लो काम करता है तो क्यों? आलस? ना। डर? शायद। सिस्टम? बिल्कुल। यही सवाल था एक इंजीनियर के दिमाग में सन 1900 के आसपास अमेरिका में। उनका नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि घरों को भी बदल दिया। किताब का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने एक बड़ी स्पीच दी थी। उन्होंने कहा, हमारे जंगल कट रहे हैं, नदियां बर्बाद हो रही हैं, कोल और आयरन खत्म हो रहे हैं और देश ये सब क्लियरली देख सकता है। लोग एजिटेटेड हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, पर एक वेस्ट ऐसा है जो किसी को दिखता ही नहीं। वो इनविजिबल वेस्ट है, ह्यूमन एफर्ट का वेस्ट। हर दिन, हर फैक्ट्री में, हर ऑफिस में लोग अपनी फुल कैपेसिटी का आधा भी नहीं दे रहे और ये लॉस मटेरियल वेस्ट से भी बड़ा है, पर हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करते, इसलिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं शुरू हुआ। टेलर ने पूछा, और ये एक बड़ा सवाल था, क्यों जब वही वर्कमैन क्रिकेट या बेसबॉल खेलता है तो वो अपना सब कुछ लगा देता है, थकता है, पसीना बहाता है, फिर भी नहीं रुकता, और जब वही इंसान अगले दिन फैक्ट्री में जाता है तो डिलिबरेटली स्लो काम करता है, 5 घंटे का काम 10 घंटों में खींचता है। टेलर ने इसे एक नाम दिया, सोल्जरिंग, यानी जानबूझकर काम को स्लो करना। गेम में अगर तुम कम एफर्ट दो तो लोग तुम्हें क्विटर बोलते हैं, तुम्हारी इज्जत जाती है, पर फैक्ट्री में अगर तुम बहुत फास्ट काम करते हो तो तुम्हारे साथी वर्कर तुम्हें रेट कटर बोलते हैं, चमचा बोलते हैं। ग्रुप प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था कि फास्ट काम करना सोशल क्राइम बन गया था। टेलर ने क्लेम किया, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अगर इसे सॉल्व किया जाए तो किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट डबल हो सकती है, 2 गुनी, बिना किसी नई मशीन के, बिना किसी नई टेक्नोलॉजी के, बस लोगों के काम करने के तरीके को राइट करके। टेलर ने 3 रीजंस बताए क्यों ये सोल्जरिंग होती है। पहला रीजन, एक पुरानी बिलीफ, वर्कर्स को डर था, अगर हम बहुत फास्ट काम करेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनी को कम वर्कर्स चाहिए होंगे, यानी हम में से कोई जॉब खो देगा, तो बेहतर है स्लो चलो, सबको काम मिलता रहे। टेलर ने कहा, ये बिलीफ हिस्टोरिकली गलत है। जब भी किसी ट्रेड में नई टेक्नोलॉजी आई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, अंत में उस ट्रेड में ज्यादा लोगों को जॉब्स मिली, कम को नहीं। चीपर गुड्स का मतलब है ज्यादा डिमांड का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब है ज्यादा जॉब्स। दूसरा रीजन, मैनेजमेंट का सिस्टम ही गलत था। जब भी कोई वर्कर बहुत फास्ट काम करता, मैनेजमेंट उसकी पीस रेट घटा देती थी। तुमने ज्यादा एफर्ट लगाया पर पैसे उतने ही मिले, तो फिर क्यों करो एक्स्ट्रा एफर्ट? तो वर्कर्स ने एक अनरिटन रूल बना लिया, एक सर्टेन पेस से ज्यादा कभी मत चलो, ताकि मैनेजमेंट को रेट घटाने का मौका ही न मिले। और तीसरा रीजन, रूल ऑफ थंब मेथड्स। कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था काम करने का, हर वर्कर अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से करता था। कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, मैसिव अमाउंट ऑफ एफर्ट वेस्ट होती थी बिना किसी को पता चले। इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन टेलर ने एक कॉन्सेप्ट में दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट। पर इससे पहले समझते हैं ये क्या नहीं है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है, ये बेसिकली एक माइंडसेट है, एक अप्रोच है जो पुराने एक्सपीरियंस को साइंस में कन्वर्ट करता है। सोचो, तुम्हारे घर में एक पुरानी रेसिपी चली आ रही है, दादी ने माँ को सिखाई, माँ ने तुम्हें, पर कोई नहीं जानता एग्जैक्टली कितना नमक डालना है, कितनी देर पकाना है, बस अंदाजे से। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है, उस रेसिपी को प्रॉपर्ली मेजर करो, हर इंग्रेडिएंट की एग्जैक्ट क्वांटिटी, हर स्टेप का एग्जैक्ट टाइम, ताकि अगली बार कोई भी, इवन अगर उसने पहले कभी नहीं बनाई, वो डिश उतनी ही परफेक्टली बना सके। अब आते हैं असल गेम पर, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने नोटिस किया, जब भी कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में सुनता था, 3 सवाल ऑटोमेटिकली आते थे। पहला, साइंटिफिक मैनेजमेंट और ऑर्डिनरी मैनेजमेंट में एक्चुअली क्या फर्क है? दूसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट से बेटर रिजल्ट्स क्यों आते हैं? तीसरा, और ये सबसे कॉमन सवाल था, अरे
सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि कंपनी में राइट लीडर हो। अगर सही इंसान हेड पर है तो मैनेजमेंट का टाइप खुद सही नहीं हो जाएगा। ये तीनों सवालों का जवाब ही इस चैप्टर का मकसद है। पर पहले एक कंपैरिजन जरूरी है ताकि तुम क्लियरली देख सको पुराना बेस्ट क्या था और नया बेस्ट क्या है। बेस्ट ऑर्डिनरी मैनेजमेंट यानी जो सबसे अच्छा तरीका था मैनेजमेंट का, उसे टेलर ने एक नाम दिया, इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव मैनेजमेंट। ये काम ऐसे करता था, मैनेजर सोचता था, देखो मेरे वर्कर्स ट्रेडिशनल नॉलेज रखते हैं, उन्हें अपनी ट्रेड के बारे में मुझसे ज्यादा पता है, तो मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि अपना बेस्ट दें। बदले में मैं उन्हें इंसेंटिव दूंगा, थोड़ी ज्यादा सैलरी, प्रमोशन का चांस, बेहतर काम का माहौल। यही था वो इनिशिएटिव, यानी वर्कर की अपनी मर्जी से बेस्ट देना, और इंसेंटिव यानी उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा। पर टेलर ने कहा ये सुनने में अच्छा लगता है, पर रियलिटी में 20 में 19 कंपनियों में वर्कर डेलिबरेटली कम काम करते थे। वो ऊपर से दिखाते थे कि मेहनत कर रहे हैं, पर अंदर से जानते थे कि अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो रेट कट जाएगा। तो मैनेजर चाहे कितना भी अच्छा इंसेंटिव दे, जब तक सिस्टम ही गलत है, वर्कर का पूरा इनिशिएटिव मिलना इम्पॉसिबल है। आज भी सोचो कितनी कंपनीज में परफॉर्मेंस रिव्यू होती है और ऑनेस्टली कोई नहीं जानता कि फेयर बेंचमार्क क्या है। मैनेजर अंदाजे से डिसाइड करता है, वर्कर अंदाजे से काम करता है, और दोनों एक दूसरे से सस्पिशियस रहते हैं। यही था 1900 का ऑर्डिनरी मैनेजमेंट। और अब टेलर की खुद की कहानी, क्योंकि टेलर ने ये थ्योरी किसी बुक से नहीं सीखी, उन्होंने ये खुद जिया। साल था 1888, जगह मिडवेल स्टील कंपनी, अमेरिका। देश में इकोनॉमिक मंदी चल रही थी। टेलर जो पहले अप्रेंटिस थे, उन्हें एक सिंपल डे लेबरर की जॉब मिली। ये एक एजुकेटेड लड़के के लिए हम्बल शुरुआत थी, पर उनके पास कोई चॉइस नहीं था। किस्मत से कंपनी का एक क्लर्क चोरी करते पकड़ा गया। टेलर को जो एजुकेटेड थे वो क्लर्क की जगह मिली। फिर उन्हें एक लेथ मशीन पर काम मिला, और जब उन्होंने दूसरे मशीनिस्ट से ज्यादा काम किया, उन्हें बना दिया गया गैंग बॉस। और बस यहीं से शुरू हुई एक साइलेंट वॉर। जैसे ही टेलर गैंग बॉस बने, एक एक करके उनके साथी वर्कर्स उनके पास आए और बोले, देखो फ्रेड, हम बहुत खुश हैं कि तुम गैंग बॉस बने। तुम गेम जानते हो, हम श्योर हैं कि तुम कोई पीस वर्क हॉग नहीं बनोगे। हमारे साथ आओ, सब ठीक रहेगा। पर अगर तुमने रेट्स ब्रेक करने की कोशिश की तो हम तुम्हें फेंस के उस पार फेंक देंगे। टेलर ने क्लियरली कहा, मैं अब मैनेजमेंट की साइड पर हूँ। मैं फेयर डेज वर्क निकलवाऊंगा, चाहे जो हो। और शुरू हुई वॉर, एक फ्रेंडली वॉर, क्योंकि ये उनके पर्सनल दोस्त थे, पर वॉर थी। टेलर ने हर तरह की कोशिश की, स्टबर्न वर्कर्स को डिस्चार्ज किया, पीस वर्क रेट घटाई, नए काम पर लगाए गए लोगों को पर्सनली ट्रेन किया। पर वर्कर्स भी हार मानने वाले नहीं थे। उनके पास एक पावरफुल वेपन था, वो मशीनें डेलिबरेटली डैमेज करते थे, एक्सीडेंटली, और ब्लेम डालते थे। फोरमैन ने इतना पुश किया कि मशीन ओवरस्ट्रेन हो गई। और वर्कर्स ने टेलर को पर्सनली भी डराया। कुछ दोस्तों ने उन्हें वार्न किया, रात को उस रेलवे ट्रैक पर अकेले मत जाना, खतरा है। टेलर ने क्या किया? उन्होंने सभी वर्कर्स को मैसेज भिजवाया, कहो उन्हें मैं हर रात उसी रेलवे ट्रैक पर चलूंगा। मैंने कभी कोई हथियार नहीं रखा, रखूंगा भी नहीं, और जो चाहें वो करें। 3 साल चली ये लड़ाई, 3 साल। आउटपुट बढ़ा, कई जगह डबल हो गया। टेलर शॉप के फोरमैन बने। और ये टेलर की ऑनेस्टली थी, उन्होंने खुद एडमिट किया। जब उनके वर्कर दोस्त पर्सनली पूछते थे, फ्रेड सीरियसली बताओ, क्या हमें ज्यादा काम करना चाहिए? तो टेलर को कहना पड़ता था, नहीं, जब तक ये पीस वर्क सिस्टम है जहां तुम ज्यादा करो और रेट घटा दी जाए, तब तक मैं भी तुम्हारी जगह होता तो लड़ता। यही था वो मोमेंट जब टेलर ने डिसाइड किया सिस्टम बदलना होगा। ऐसा सिस्टम जहां वर्कर और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट्स एक हों, दुश्मन न हों। और यहीं से जन्म हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स पर। टेलर की सबसे फंडामेंटल बात थी, मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होना चाहिए? उनका जवाब था मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, पर सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए नहीं, एम्प्लॉय के लिए भी, एक साथ, सिमल्टेनियसली। जरा रुको, ये ध्यान से सुनो। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी
एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉई के लिए भी, एक साथ। आज भी कितनी कंपनियां हैं जो जेन्युइनली बिलीव करती हैं कि एम्प्लॉयर की सक्सेस और एम्प्लॉई की सक्सेस एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। ज्यादातर जगह एक मेंटालिटी है, एम्प्लॉयर सोचता है कम से कम पे करो, ज्यादा से ज्यादा काम लो, और एम्प्लॉई सोचता है कम से कम काम करो, ज्यादा से ज्यादा पैसे लो। दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह। ये एक फॉल्स वॉर है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, तुम और तुम्हारा वर्कर मिलकर दिन में 2 जोड़ी शूज बनाते हो। तुम्हारा कॉम्पिटिटर और उसका वर्कर सिर्फ 1 जोड़ी। अब तुम अपने वर्कर को ज्यादा पे कर सकते हो, फिर भी तुम्हारे पास प्रॉफिट बचेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी डबल है। यही है टेलर का कोर आइडिया। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ तो एम्प्लॉयर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और वर्कर की सैलरी भी। ये जीरो सम गेम नहीं है। और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है। एम्प्लॉयर के लिए बिजनेस का हाईएस्ट एक्सीलेंस तक पहुंचना, एम्प्लॉय के लिए उसका हाईएस्ट ग्रेड ऑफ वर्क करना जिसके लिए वो नेचुरली सूटेड है। हर इंसान को उसका बेस्ट फिट जॉब मिले, यही असली प्रॉस्पेरिटी है। अब टेलर ने बेथलेहेम स्टील कंपनी में जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो इतने रियल, इतने डिटेल्ड, इतने डॉक्यूमेंटेड हैं कि आज भी मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। जगह थी बेथलेहेम स्टील कंपनी, पेंसिल्वेनिया। साल था करीब 1899। स्पेनिश अमेरिकन वॉर की वजह से पिग आयरन की प्राइसेस बढ़ गई थी। कंपनी के फील्ड में 80,000 टन पिग आयरन स्टोर पड़ी थी। उसे लोड करना था रेलवे कार्स में। 75 वर्कर्स थे और वो एवरेज लोड कर रहे थे 12.5 टन प्रति मैन प्रतिदिन। एक पिग आयरन मतलब आयरन का एक टुकड़ा करीब 92 पाउंड का होता था। कोई मशीनरी नहीं थी, बस इंसान को उठाना था, इंक्लाइंड प्लैंक पर चलना था और कार में रखना था। एलिमेंट्री काम। टेलर की टीम ने स्टडी किया और पाया एक फर्स्ट क्लास वर्कर 47 से 48 टन प्रतिदिन लोड कर सकता है, यानी नियरली 4 गुना ज्यादा। टेलर को खुद भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कैलकुलेशंस दोबारा चेक की, तीसरी बार चेक की, पर नतीजा वही था। 47 टन एक फर्स्ट क्लास मैन के लिए प्रॉपर डेज वर्क। 4 गुना, सेम काम, सेम इंसान, सेम जगह। पर यहाँ एक बड़ा चैलेंज था। इसे बिना स्ट्राइक, बिना झगड़े, बिना किसी अनहैप्पीनेस के अचीव करना था। टेलर ने कहा हमें वर्कर्स को हैप्पियर बनाना होगा 47 टन पर, बजाय कि 12.5 टन पर। यही साइंटिफिक मैनेजमेंट का असली टेस्ट है। अब होती है असली कहानी। एक किरदार एंटर करता है, श्मिट। श्मिट एक छोटा पेंसिल्वेनिया जर्मन वर्कर था। उसकी एक खासियत थी, वो शाम को काम खत्म होने के बाद भी उतना ही फ्रेश रहता था जितना सुबह आते टाइम था। $1.15 डेली सैलरी पर उसने जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीद लिया था और वो खुद अपना घर बना रहा था। सुबह काम से पहले, शाम को काम के बाद, ईंट दर ईंट। पैसों के मामले में वो बहुत क्लोज था, यानी बहुत केयरफुली खर्च करता था। किसी ने उसके बारे में कहा उसे एक पेनी कार्टव्हील जितनी बड़ी दिखती है। टेलर का आदमी श्मिट के पास गया और बोला, श्मिट, आर यू अ हाई प्राइस्ड मैन? श्मिट कंफ्यूज था। वेल, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। पूछने वाले ने फिर कहा, मैं सिंपली पूछ रहा हूँ, क्या तुम $1.85 पर डे अर्न करना चाहते हो या $1.15 पर ही खुश हो, जैसे ये सब चीप फेलोज? श्मिट की आंखें चमकी। ऑफ कोर्स आई वांट $1.85। तो ठीक है, पर एक हाई प्राइस्ड मैन को एग्जैक्टली वही करना होता है जो उसे बताया जाए मॉर्निंग से नाइट तक। जब वो आदमी बोले चलो तुम चलते हो, जब बोले बैठो तुम बैठते हो, कोई बैक टॉक नहीं, नो क्वेश्चंस। समझे? डील हुई। श्मिट पहले दिन के काम पर गया। टेलर के आदमी ने उसे प्रिसाइसली बताया कब उठाना है, कब चलना है, कब रेस्ट लेनी है, एग्जैक्ट टाइमिंग्स। श्मिट ने फॉलो किया। पहले दिन के एंड में उसने 47.5 टन लोड किए थे और उसे उस दिन मिले $1.85। यही था टेलर का कोर एक्सपेरिमेंट। श्मिट ने अगले दिन भी यही किया और अगले दिन भी। उसकी सैलरी 60% बढ़ गई थी, $1.15 से $1.85 हो गई थी। वो खुश था। पर ध्यान दो, यहाँ मैजिक था रेस्ट के शेड्यूल में। टेलर ने स्टॉप वॉच से केयरफुली ऑब्जर्व किया था, कब काम करना है, कब रेस्ट लेनी है, एग्जैक्टली। मसल्स को रिकवर होने का टाइम चाहिए होता है। अगर श्मिट बिना प्रॉपर रेस्ट के लगातार काम करता तो वो पहले 2 घंटों में ही थक जाता। टेलर ने डिस्कवर किया था
पिग आयरन जैसे हैवी काम में एक फर्स्ट क्लास वर्कर दिन का सिर्फ 43% टाइम ही लोड के नीचे हो सकता है। बाकी 57% उसके आर्म्स कंप्लीटली फ्री होने चाहिए। और जैसे जैसे लोड हल्का होता है वो परसेंटेज बढ़ती जाती है। ये वो साइंस थी जो श्मिट खुद कभी कैलकुलेट नहीं कर सकता था, परफेक्ट बैलेंस वर्क और रेस्ट का। पर बाकी 74 वर्कर्स का क्या हुआ? उनमें से सिर्फ एक इंसान 8 में फिजिकली केपेबल था स्पेस को सस्टेन करने का। बाकी को अदर जॉब्स दिए गए। टेलर ने कहा, ये क्रुएल्टी नहीं है, बल्कि असली क्रुएल्टी ये होती कि उन्हें वो काम करने देते जिसके लिए वो फिजिकली सूटेड ही नहीं थे। राइट पर्सन को राइट जॉब देना, यही असली काइंडनेस है। और अब एक स्टोरी जो नरेशन में पहले कभी नहीं सुनी तुमने, पर ये टेलर की किताब की सबसे मजेदार, सबसे रियल स्टोरीज में से एक है। पैट्रिक और पिट्सबर्ग की कहानी। बेथलेहेम स्टील में जो और शवलर्स थे, उन्हें इंडिविजुअली ट्रेन किया गया था। हर आदमी को एक सेपरेट कार दी जाती थी अनलोड करने के लिए। हर आदमी की इंडिविजुअल अर्निंग्स उसके खुद के काम पर डिपेंड करती थी। वो सब $1.85 से थोड़ा ज्यादा कमा रहे थे, 3.2 सेंट प्रति टन की रेट पर। तभी पिट्सबर्ग से एक एजेंट आया। पिट्सबर्ग की एक स्टील कंपनी को और अनलोडर्स चाहिए थे और उसने ऑफर दिया 4.9 सेंट प्रति टन, सेम ओर, सेम शोवल्स, सेम कार्स। सुनकर आंखें खुल जाए ना, 50% ज्यादा रेट। तो बेथलेहेम के ज्यादातर ओर हैंडलर्स पिट्सबर्ग चले गए। कोई 6 हफ्ते बाद वो सब वापस आ गए। टेलर ने एक वर्कर से पूछा, पैट्रिक, क्या हो गया? हमने सोचा था हम तुमसे छुटकारा पा गए। पैट्रिक ने बताया, सर ऐसा हुआ, जब हम पिट्सबर्ग गए, जिमी और मुझे एक कार पर 10 और आदमियों के साथ लगाया गया। हमने सेम तरीके से काम शुरू किया जैसे बेथलेहेम में करते थे। आधे घंटे बाद मैंने देखा, मेरे बगल में एक छोटा आदमी था जो ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर रहा था। मैंने कहा, काम क्यों नहीं करते? जब तक और नहीं निकलेगी पैसे कैसे मिलेंगे? उसने कहा, तुम्हें क्या मतलब है, अपना काम करो। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। बाकी सबने भी शॉवल्स रख दी। पूरी गैंग उस छोटे आदमी की साइड पर थी। तो मैंने जिमी से क्वाइटली कहा, जिमी, हम भी उतना ही करेंगे जितना ये लिटिल डेविल करता है। और हमने एग्जैक्टली वही किया। पेडे आया। हमें बेथलेहेम से कम पैसे मिले, भले ही रेट वहां ज्यादा थी। हमने बॉस से कहा, हमें अलग कार दो, बेथलेहेम की तरह। उसने कहा, अपना काम करो। दूसरा पेडे, फिर कम पैसे। तो हम सब वापस आ गए। समझे ये, बेथलेहेम में 3.2 सेंट प्रति टन इंडिविजुअली काम करके ज्यादा पैसे मिलते थे। पिट्सबर्ग में 4.9 सेंट प्रति टन गैंग में काम करके कम पैसे मिलते थे। क्योंकि गैंग में सबसे स्लो आदमी सबकी स्पीड डिटरमिन करता है। और पिट्सबर्ग के मैनेजर्स जानते थे बेथलेहेम में कैसे रिजल्ट्स आए थे, पर उन्हें एफर्ट नहीं करना था इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स रखने का, इंडिविजुअल कार्स असाइन करने का। तो उन्होंने ओल्ड सिस्टम ही रखा और रिजल्ट्स ऑब्वियसली खराब रहे। अब अगला एग्जाम्पल, शवलिंग यानी फावड़े से काम। तुम सोचोगे फावड़े में क्या साइंस होगी, बस उठाओ और फेंको, राइट? टेलर ने प्रूव किया, शवलिंग में एक कंप्लीट साइंस है। सवाल था, एक फर्स्ट क्लास शवलर के लिए परफेक्ट शवल लोड कितना होना चाहिए? 5 पाउंड, 10, 20, 30, 40। अगर लोड बहुत कम है तो वर्कर बहुत ज्यादा ट्रिप्स लगाएगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर लोड बहुत ज्यादा है तो वो जल्दी थक जाएगा, पेस ड्रॉप होगी। टेलर की टीम ने केयरफुली एक्सपेरिमेंट्स किए वीक्स तक, हर कंडीशन में ऑब्जर्वेशंस किए। रिजल्ट निकला एग्जैक्टली 21 पाउंड। एक फर्स्ट क्लास शवलर सबसे ज्यादा टॉनेज पर डे मूव करता है जब उसके फावड़े पर करीब 21 पाउंड का लोड हो। और बेथलेहेम स्टील में क्या था, पहले हर वर्कर का एक ही फावड़ा होता था, वो उसी से हर चीज उठाता था, भारी आयरन ओर भी, हल्का राइस कोल भी। आयरन ओर के साथ सेम फावड़े पर 30 पाउंड लोड आता था, बहुत ज्यादा। राइस कोल के साथ वही फावड़ा पर सिर्फ 4 पाउंड, बहुत कम। दोनों केसेस में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इम्पॉसिबल थी। सॉल्यूशन, टेलर ने 8 से 10 डिफरेंट टाइप्स के फावड़े डिजाइन किए, हर मटेरियल के लिए। हेवी ओर के लिए छोटा फावड़ा, लाइट कोल के लिए बड़ा फावड़ा, ताकि हर बार लोड 21 पाउंड के करीब रहे। और एक बड़ा टूल रूम बनाया गया, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। और हर वर्कर को सुबह आने पर एक पेपर मिलता था जिसमें लिखा होता था,
आज कहाँ काम करना है, कौन सा फावड़ा लेना है, कितना टाइम है, सब प्लान्ड। चेस पीसेस की तरह वर्कर्स को मैप्स पर मूव किया जाता था ताकि कोई भी टाइम वेस्ट न हो। और रिजल्ट्स, नंबर्स इतने ड्रामेटिक थे कि आज भी बिलीव करने में टाइम लगता है। पहले 400 से 600 वर्कर्स थे यार्ड में। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद सिर्फ 140 वर्कर्स। पहले एवरेज 16 टन प्रति मैन प्रति दिन, बाद में 59 टन प्रति मैन प्रति दिन। पहले एवरेज अर्निंग्स $1.15 पर डे, बाद में $1.88 पर डे। पहले हैंडलिंग कॉस्ट 7.2 सेंट प्रति टन, बाद में सिर्फ 3.3 सेंट प्रति टन। और ये सब कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, टूल रूम, सुपरवाइजर्स, टाइम स्टडी मेन सब इंक्लूड करके कंपनी ने पहले साल $36,417 से ज्यादा बचाए और अगले 6 महीनों में $75,000 से $80,000 प्रति साल की सेविंग। पर टेलर को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो पैसे नहीं था, वो था उन वर्कर्स की लाइफ। 140 वर्कर्स में से सिर्फ 2 ड्रिंकिंग मैन थे, बाकी सब प्रैक्टिकली सोबर, मोस्ट सेविंग कर रहे थे, सब पहले से बेटर लाइफ जी रहे थे। और वो वर्कर्स अपने सुपरवाइजर्स को एनिमीज नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स मानते थे, जो उन्हें सिखा रहे थे, जो उन्हें बेटर कमाने में हेल्प कर रहे थे। और ये नोटिस किया तुमने, जब वर्कर्स को गैंग में रखा जाता है तो सबसे वीक पर्सन की पेस सबको नीचे खींच लेती है, इंडिविजुअल एम्बिशन क्रश हो जाती है। पर जब इंडिविजुअली ट्रीट करो तो हर कोई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। टेलर ने बेथलेहेम में एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया, कोई भी गैंग 4 से ज्यादा लोगों की नहीं होगी, बिना जनरल सुपरिंटेंडेंट की स्पेशल परमिशन के, हर वर्कर को इंडिविजुअल टास्क। अब आते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल पर जिसे सुनकर तुम्हें जेन्युइनली हैरानी होगी। ब्रिकलेइंग यानी ईंट बिछाना। ब्रिकलेइंग ट्रेड जो ईसा मसीह से पहले से चली आ रही है, हजारों साल लाखों ब्रिकलेयर्स ने ये काम किया है। सदियों में लाखों घर, इमारतें, किले बने हैं। तुम सोचोगे इसमें तो सब कुछ ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो गया होगा, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करेगा? बहुत कुछ, बहुत ज्यादा। मिस्टर फ्रैंक बी गिलब्रेथ एक इंजीनियर थे। उन्होंने खुद ब्रिकलेइंग सीखी थी और जब उन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मिले तो उन्होंने डिसाइड किया मैं इसे ब्रिकलेइंग पर अप्लाई करूंगा। उन्होंने एक ब्रिकलेयर को ध्यान से ऑब्जर्व किया, हर मोशन नोट की, पाया एक ईंट बिछाने में एक ब्रिकलेयर 18 अलग अलग मोशंस करता है। 18। गिलब्रेथ ने हर मोशन को एनालाइज किया, ये जरूरी है, ये नहीं, ये हो सकता है फास्टर, ये दोनों हाथों से एक साथ हो सकता है। पहली बड़ी डिस्कवरी, ब्रिकलेयर हर ईंट के लिए नीचे झुकता था क्योंकि ईंटें जमीन पर पड़ी रहती थीं और जब दीवार ऊंची होती जाती वो झुकता कम पर कमर में जोर ज्यादा। सोचो, एक आदमी जिसका वजन 150 पाउंड है वो दिन में लगभग 1000 बार नीचे झुकता है और उठता है, सिर्फ ईंटें उठाने के लिए। किसी ने कभी नहीं पूछा क्या इसे रोका जा सकता है? गिलब्रेथ ने एक एडजस्टेबल स्कैफोल्ड डिजाइन किया। उसमें एक टेबल भी था। जैसे जैसे दीवार बढ़ती, स्कैफोल्ड का लेवल एडजस्ट होता। ईंटें, मोर्टार सब उस टेबल पर रखे जाते। ब्रिकलेयर को झुकना नहीं पड़ता। वेस्टेड एफर्ट 0। दूसरी डिस्कवरी, ईंटें रैंडमली पाइल में रखी होती थी। हर बार ब्रिकलेयर को ईंट पलटनी पड़ती थी, ये साइड ऊपर है, वो साइड नहीं, इसमें टाइम जाता था। गिलब्रेथ ने एक सिंपल वुडन फ्रेम डिजाइन किया जिस पर ईंटें पहले से अपने बेस्ट एज ऊपर करके रखी जाती थीं। एक हेल्पर ये काम करता था, ब्रिकलेयर बस उठाओ और रखो, सोचने की जरूरत नहीं। तीसरी डिस्कवरी, मोर्टार को सही थिकनेस पर टेम्पर करने से ब्रिकलेयर को ईंट टैप नहीं करनी पड़ती थी। एक हाथ से स्लाइट प्रेशर और ईंट सेटल हो जाती। चौथी डिस्कवरी, गिलब्रेथ ने सिखाया दोनों हाथ साइमल्टेनियसली काम करें। बाएं हाथ से ईंट उठाओ, उसी टाइम दाहिने हाथ से ट्रॉवल में मोर्टार लो। पहले वो राइट हैंड की मोशन कंप्लीट करते थे, देन लेफ्ट हैंड, अब दोनों पैरेलल। अ रिजल्ट, 18 मोशन से 5 मोशंस, कुछ केसेस में सिर्फ 2। पहले यूनियन ब्रिकलेयर्स का एवरेज था 120 ईंटें प्रति मैन प्रति घंटे। गिलब्रेथ के मेथड से 350 ईंटें प्रति मैन प्रति घंटे। 3 गुना, सेम ट्रेड, सेम मटेरियल, सेम इंसान। और अब एक शॉकिंग बात,
एक ऐसी बात जो तुम्हें एक्चुअली गुस्सा दिला सकती है। कुछ शहरों में ब्रिकलेयर्स यूनियंस ने अपने मेंबर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए 275 ईंटें पर डे, प्राइवेट बिल्डिंग्स के लिए 375। एक दिन में 375, जबकि गिलब्रेथ के मेथड से 1 घंटे में 350, यानी 1 घंटे में उतना जितना ये यूनियन वाले पूरे दिन में करते थे। और ये यूनियंस ईमानदारी से बिलीव करती थीं कि वो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, पर रियलिटी में उनके डिलिबरेटली स्लो काम से हर किराएदार को ज्यादा किराया देना पड़ता था, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में ज्यादा कॉस्ट लगती थी, उनके अपने फैमिलीज को भी। ये एक सैड आयरनी है। तो फिर सवाल, हजारों साल में लाखों ब्रिकलेयर्स में से कोई एक इंसान भी क्यों नहीं आया जिसने ये इम्प्रूवमेंट्स की? टेलर ने एक्सप्लेन किया, कुछ इंडिविजुअल्स ने जरूर नोटिस किया होगा, पर एक ब्रिकलेयर अकेले फास्टर नहीं बन सकता था, क्योंकि पूरी रो में 7 काम होता है और एक पूरी बिल्डिंग की दीवारें एक साथ रेज होती हैं। कोई एक आदमी दूसरे से बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जा सकता। स्टैंडर्डाइजेशन और कोऑपरेशन मैनेजमेंट के थ्रू ही आ सकती थी। कोई एक वर्कर ये एनफोर्स नहीं कर सकता था। यही था साइंटिफिक मैनेजमेंट का रोल। अब एक और फैसिनेटिंग स्टोरी, बाइसिकल बॉल्स इंस्पेक्शन। ये 1890s की बात है। एक बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक डिपार्टमेंट था जहां यंग गर्ल्स छोटी स्टील बॉल्स इंस्पेक्ट करती थीं। ये बॉल्स बाइसिकल की बेरिंग्स में यूज होती थीं, बहुत टाइनी, बहुत प्रिसाइज, जरा सी भी डिफेक्ट और बेरिंग फेल। 120 गर्ल्स थीं, 10.5 घंटे काम करती थीं। टेलर की टीम आई। पहली डिस्कवरी, इनमें से बहुत सी गर्ल्स की परसेप्शन स्पीड ही नेचुरली स्लो थी। कोई अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग उन्हें फास्ट नहीं बना सकती थी। साइंटिफिक सिलेक्शन शुरू हुई, फास्ट परसेप्शन वाली गर्ल्स को रखा गया, बाकी को अदर सूटेबल वर्क दिया गया। दूसरी डिस्कवरी, 10.5 घंटे बहुत ज्यादा थे। थकान के साथ एक्यूरेसी ड्रॉप होती थी। घंटे घटाकर 8.5 किए गए। प्रॉपर रेस्ट ब्रेक्स दिए गए, दिन में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरी डिस्कवरी, हर गर्ल को फील करवाया गया कि मैनेजमेंट उसकी पर्सनली केयर करती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, हेल्प अवेलेबल है। रिजल्ट, 35 गर्ल्स ने वो काम किया जो पहले 120 गर्ल्स करती थीं। एक्यूरेसी 2/3 बढ़ गई, ज्यादा स्पीड के बावजूद। हर गर्ल की सैलरी 80 से 100% ज्यादा हो गई। काम के घंटे कम हुए। थिंक अबाउट इट, कम लोग, कम घंटे, ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा सैलरी। एम्प्लॉयर को भी फायदा, वर्कर को भी। यही है साइंटिफिक मैनेजमेंट का पावर। अब ये सब तो था मैनुअल लेबर, पिग आयरन, शवलिंग, बॉल इंस्पेक्शन। तुम सोचोगे ठीक है, ये सब अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ काम करेगा, पर स्किल्ड वर्कर्स में, इंजीनियर्स में, जो लोग ईयर से सेम काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या? टेलर के पास इसका जवाब भी था। एक कंपनी थी, करीब 300 वर्कर्स, 10 से 15 साल से सेम मशीन बना रही थी। सुपरिंटेंडेंट को पूरा कॉन्फिडेंस था, हमारा सिस्टम अच्छा है, हमारे वर्कर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, इसमें कोई इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं। टेलर ने कहा, हम एक मशीन का आउटपुट डबल कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट को ये बात ब्लेटेंट झूठ लगी, इम्प्यूडेंट क्लेम, यानी बेशर्मी की बात। पर उसने एक डील एक्सेप्ट की, ठीक है, तुम खुद एक मशीन चूज करो और प्रूफ करो। सुपरिंटेंडेंट ने एक मशीन सेलेक्ट की। उस पर एक फर्स्ट क्लास मैकेनिक था, 10 से 12 साल से यही काम कर रहा था। टेलर की टीम ने उस मशीन का कंप्लीट एनालिसिस किया, प्रॉपर स्पीड्स, प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर कटिंग एंगल्स। स्लाइड रूल्स यूज किए गए जो स्पेशली बनाए गए थे मेटल कटिंग के लिए। रिजल्ट, उसी मशीन से, उसी वर्कर से आउटपुट 2.5 गुना से 9 गुना तक बढ़ा। 9 गुना, सेम वर्कर, सेम मशीन, पर प्रॉपर साइंटिफिक मेथड। और पूरी कंपनी में 3 साल के अंदर आउटपुट डबल। हर वर्कर की एवरेज डेली अर्निंग्स 35% बढ़ी। कंपनी का टोटल वेज बिल कम हुआ, क्योंकि सेम काम एफिशिएंटली हो रहा था। कैसे पॉसिबल था ये? वो साइंटिफिक मैन जिसने पहले उस मशीन को कभी नहीं देखा था, उसने 10-12 साल के एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक को कैसे बीट किया? क्योंकि मेटल कटिंग एक कंप्लीट साइंस है।
इतनी कॉम्प्लेक्स कि उसे प्रॉपरली समझने के लिए 12 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली एनालाइज करना होता है। मेटल की हार्डनेस, टूल का केमिस्ट्री, शेविंग की थिकनेस, कटिंग एंगल, कूलिंग मीडियम, डेप्थ ऑफ कट और भी बहुत कुछ। टेलर की टीम ने 26 साल 30,000 से 50,000 केयरफुली रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट्स, 8 लाख पाउंड से ज्यादा स्टील और आयरन काटा गया एक्सपेरिमेंट के लिए, $1.5 से $2 लाख खर्च हुए। और अंत में एक स्लाइड रूल डेवलप हुई जिससे कोई भी अच्छा मैकेनिक मैथमेटिक्स जाने या न जाने आधे मिनट में वो कैलकुलेशन कर सकता था जो पहले किसी मैथमेटिशियन को 2 से 6 घंटे लगते थे। ये था वो वर्कर जो 10-12 साल से सेम काम कर रहा था। वो उस अंडरलाइंग साइंस को जानता ही नहीं था। वो अपनी मशीन को अच्छे से जानता था, पर वो साइंस नहीं जानता था जो उस मशीन से बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकती थी। अब टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 मेन एलिमेंट्स क्लियरली डिफाइन किए। ये 4 पिलर्स हैं जिन पर पूरा सिस्टम टिका है। पहला, हर काम की एक साइंस डेवलप करो, रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करो, हर एलिमेंट को स्टडी करो, एग्जैक्ट मेथड्स निकालो। दूसरा, वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, हर इंसान हर काम के लिए सूटेड नहीं है, सही काम के लिए सही इंसान, और उसे प्रॉपर्ली ट्रेन करो। तीसरा, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच जेन्युइन कोऑपरेशन हो। मैनेजमेंट ऊपर बैठकर ऑर्डर्स नहीं देती, वो एक्टिवली हेल्प करती है। चौथा, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजमेंट और वर्कर्स में इक्वली डिवाइड करो। ओल्ड सिस्टम में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर पर थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्लानिंग मैनेजमेंट करती है, एग्जीक्यूशन वर्कर करता है। ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मैनेजमेंट में वर्कर खुद सोचता था, खुद प्लान करता था, खुद एग्जीक्यूट करता था, सब कुछ वर्कर अप टू था। साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्लानिंग मैनेजमेंट का काम है, एग्जीक्यूशन वर्कर का काम है, और दोनों मिलकर सिस्टम को चलाते हैं। ये एक इक्वल पार्टनरशिप है। और इसी से निकला टेलर का कॉन्सेप्ट ऑफ टास्क। हर वर्कर का काम एक डे पहले प्लान हो जाता था मैनेजमेंट के प्लानिंग रूम में। उसे लिखित इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, सब कुछ डिटेल्ड। और अगर वो वर्कर अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट करे, उसे बोनस मिलता था, 30% से 100% तक एक्स्ट्रा, इमीडिएटली, उसी दिन। ये बोनस सिस्टम बहुत केयरफुली डिजाइन था। टास्क इतना हार्ड नहीं था कि इम्पॉसिबल लगे, इतना इजी नहीं कि चैलेंज ही ना हो, परफेक्ट बैलेंस। और जो वर्कर टास्क कंप्लीट करे उसे इमीडिएटली फीडबैक मिले। टेलर ने नोटिस किया प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स और कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स रेयरली काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब रिवॉर्ड बहुत दूर हो, 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो आज का आराम ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। पर जब हर दिन का रिजल्ट दिखे, हर दिन बोनस मिले, तो मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बना रहता है। अब टेलर ने एक और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फंक्शनल फॉरमैनशिप। ट्रेडिशनल सिस्टम में एक फोरमैन होता था, वो सब कुछ जानता था थोड़ा थोड़ा, मशीन सेटअप भी, क्वालिटी चेक भी, टाइमिंग भी, डिसिप्लिन भी। पर टेलर ने कहा एक इंसान सब कुछ अच्छे से नहीं जान सकता। तो उन्होंने 8 डिफरेंट स्पेशलिस्ट क्रिएट किए। इंस्पेक्टर काम की क्वालिटी चेक करता था, वर्कर को सिखाता था कहाँ एक्यूरेसी चाहिए, कहाँ नहीं। गैंग बॉस मशीन में जॉब सेटअप करना सिखाता था, हर मोशन प्रॉपर्ली कैसे करें। स्पीड बॉस मशीन की प्रॉपर स्पीड सेट करता था, राइट टूल कौन सा यूज करना है। रिपेयर बॉस मशीन की मेंटेनेंस, बेल्ट्स, एडजस्टमेंट्स, क्लीनलीनेस। टाइम क्लर्क पेमेंट रिकॉर्ड्स, रिटन रिपोर्ट्स सब मैनेज करता था। राउट क्लर्क काम का सीक्वेंस डिसाइड करता था, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वर्क का फ्लो। डिसिप्लिनरियन अगर किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो किसी बॉस के साथ, वो मीडिएटर था। ये बेसिकली मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस का ब्लूप्रिंट है। HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, क्वालिटी एश्योरेंस सब अलग डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट अपने एरिया का स्पेशलिस्ट। टेलर ने ये 1911 में सोचा था। आज तुम्हारी कंपनी में जो स्ट्रक्चर है उसकी रूट्स यहाँ है। और वर्कर्स को लगता था अरे ये सिस्टम हमें ऑटोमेटॉन बना रहा है, हम खुद से कुछ नहीं सोच सकते, हर चीज में कोई ना कोई इंटरफियर करता है। टेलर ने एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन दिया, एक डॉक्टर की ट्रेनिंग लो। मेडिकल कॉलेज में
वो पहले सीनियर डॉक्टर्स की सुपरविजन में काम करता है। हर प्रोसीजर का एक स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या इससे वो वुडन हो जाता है? नहीं, बल्कि उसे एक सॉलिड बेस मिल जाती है। वो उस बेस पर नई डिस्कवरीज कर सकता है, नई टेक्निक्स डेवलप कर सकता है। स्टैंडर्ड फाउंडेशन क्रिएटिविटी को लिमिट नहीं करता, बल्कि उसे एनेबल करता है। सबको व्हील री इन्वेंट नहीं करना पड़ता। अब एक और चीज जो इस किताब का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और जो अक्सर मिस हो जाती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट की फिलॉसफी, ये दो अलग चीजें हैं। टेलर ने लिस्ट किया साइंटिफिक मैनेजमेंट के मैकेनिज्म यानी टूल्स, टाइम स्टडी, फंक्शनल फॉर्मनशिप, टूल्स का स्टैंडर्डाइजेशन, प्लानिंग रूम, एक्सेप्शन प्रिंसिपल, स्लाइड रूल्स, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स, टास्क प्लस बोनस, डिफरेंशियल रेट, राउटिंग सिस्टम, मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम। ये सब टूल्स हैं, ये फिलॉसफी नहीं है। और यही बहुत लोगों ने गलती की। उन्होंने ये टूल्स ले लिए और अंडरलाइंग फिलॉसफी छोड़ दी। रिजल्ट्स डिजास्टर। टाइम स्टडी अगर फिलॉसफी के साथ यूज करो तो वो वर्कर को बेटर तरीके से काम करने में हेल्प करती है। अगर फिलॉसफी के बिना यूज करो तो वो एक वेपन बन जाती है, वर्कर को सेम पे पर ज्यादा काम के लिए फोर्स करने का। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। आज भी सोचो, कितनी कंपनीज एजाइल, ओकेआर, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज करती हैं, पर एक्चुअली वो सिंपली वर्कर्स पर ज्यादा प्रेशर डाल रही हैं सेम पे पर। ये टेलर का सबसे बड़ा वार्निंग था। और एक और वार्निंग जो टेलर ने बहुत सीरियस लहजे में दी, जल्दबाजी मत करो। एक कंपनी थी 3 से 4 हजार वर्कर्स। कुछ एबल एंथुजियास्टिक लोगों ने डिसाइड किया हम साइंटिफिक मैनेजमेंट लाएंगे फास्ट, 1-2 साल में। टेलर ने पर्सनली वार्न किया था, इस साइज की कंपनी में कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। उन्होंने वार्निंग इग्नोर की। उन्होंने टाइम स्टडी टूल्स ले लिए और ओल्ड स्टाइल फोरमैन को दे दिए एक नई पावर के साथ। उन फोरमैन ने वर्कर्स को पुश किया, ज्यादा काम करो सेम पे। ग्रेजुअली टीच करने की बजाय डायरेक्टली ड्राइव करो। वर्कर्स ने क्या किया? स्ट्राइक्स, एक के बाद एक। रिजल्ट, जो सिस्टम लाने की कोशिश थी वो फेल हुआ और कंपनी की कंडीशन पहले से भी वर्स हो गई। टेलर ने कहा ये उन लोगों की फेलियर नहीं थी, वो एबल लोग थे, सिंसियर थे। फेल हुए क्योंकि उन्होंने इम्पॉसिबल करने की कोशिश की, जरूरत से फास्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेंटल एटीट्यूड बदलना होता है 300 लोगों का। ये ओवरनाइट नहीं होता। ऑब्जेक्ट लेसन्स देने होते हैं, एक एक वर्कर को पर्सनली कन्विंस करना होता है। जब 1/4 से 1/3 वर्कर्स नए सिस्टम पर आ जाते हैं तब मोमेंटम ऑटोमेटिकली बनता है। बाकी खुद देख लेते हैं कि नए सिस्टम में ज्यादा मिल रहा है। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये 30 इयर्स की जर्नी में एक भी स्ट्राइक नहीं हुई। जब सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई, एक भी नहीं। अब एक और एंगल जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई आर्ग्यू करता है श्मिट ने 3.6 गुना ज्यादा आयरन लोड किया, पर उसे सिर्फ 60% ज्यादा सैलरी मिली। ये फेयर है? उसे 3 गुना ज्यादा क्यों नहीं मिला? और कोई आर्ग्यू करता है कंपनी ने इतना ज्यादा सेव किया, वर्कर्स को ज्यादा क्यों नहीं मिला? टेलर ने कहा तुम दोनों एक जरूरी पार्टी को भूल रहे हो। एक थर्ड पार्टी है जो सबसे बड़ी है, जिसे मोस्ट बेनिफिट मिलता है। वो है कंज्यूमर, यानी आम जनता। जब पिग आयरन एफिशिएंट तरीके से हैंडल होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है, पिग आयरन सस्ती होती है, और वो सस्ती पिग आयरन हजारों प्रोडक्ट्स में जाती है जो आम लोगों की जिंदगी में जाती है। पिछले 100 साल की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री देखो, मशीनरी के इंट्रोड्यूस होने से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे मिला? कॉमन पीपल को, कंज्यूमर को। साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेनिफिट भी अंत में सबसे ज्यादा कॉमन पीपल को मिलेगा। और श्मिट के 60% रेज के बारे में टेलर ने 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। 1, श्मिट कोई रेयर जीनियस नहीं था, वो एक ऑर्डिनरी लेबरर था। 2, उस पेस पर काम करने से वो ओवर टायर्ड नहीं था, वो हेल्दी था। 3, वो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी उसके अपने इनिशिएटिव की वजह से नहीं थी, साइंस की वजह से थी जो मैनेजमेंट ने डेवलप की। 4, एक ही ग्रेड के वर्कर्स को रफली सिमिलर पे मिलनी चाहिए फेयरनेस के लिए।
5, वो 60% रेज किसी के आर्बिट्री जजमेंट से नहीं आई, केयरफुल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिटरमिन हुई एग्जैक्टली किस पॉइंट पर वर्कर का बेस्ट इंटरेस्ट सर्व होता है। और सच ये है, 30 साल में जो वर्कर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर आए, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, वो सेटिस्फाइड थे, और एम्प्लॉयर्स भी। और टेलर ने एक और बड़ी बात कही जो उस टाइम के लिए भी रेवोल्यूशनरी थी और आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी इक्वली रेलेवेंट है। वो दिन गए जब एक ग्रेट मैन अकेले सब कुछ कर सकता था। कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री आर बॉर्न नॉट मेड, ये पुरानी थिंकिंग थी। फ्यूचर में ग्रेट थिंग्स होंगी कोलैबोरेशन से। इन द फ्यूचर द सिस्टम मस्ट बी फर्स्ट, जहां हर इंसान वो फंक्शन करे जिसमें वो बेस्ट है, जहां हर इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करे और फिर भी एक कॉमन सिस्टम के अंडर मिलकर काम करे। साउंड्स फेमिलियर? यही है मॉडर्न स्टार्टअप्स का मॉडल, यही है एजाइल, यही है स्क्रम, यही है OKR फ्रेमवर्क। टेलर ने ये 1911 में लिखा था। और किताब का कंक्लूजन टेलर ने 5 पॉइंट्स में पूरी फिलॉसफी समराइज की। साइंस ना कि रूल ऑफ थंब, हार्मनी ना कि डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन ना कि इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम आउटपुट ना कि रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, और 5वां, हर इंसान का उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ डेवलपमेंट, हर इंसान की मैक्सिमम ग्रोथ। टेलर ने एक ग्रैंड विजन दी। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाइडली अडॉप्ट हो तो एवरेज वर्कर की प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। इमेजिन करो, दुनिया में 2 गुना प्रोडक्शन। इसका मतलब है ज्यादा गुड्स, ज्यादा सर्विसेज, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, बेहतर एजुकेशन के मौके, बेहतर लाइफ। पर टेलर ने वार्न भी किया, दोनों साइड्स को बदलना होगा। जो एम्प्लॉयर सिर्फ डिविडेंड्स देखता है, जो वर्कर्स को व्हिप करता है लो पे पर, वो नहीं चलेगा। और जो वर्कर बिना एफिशिएंसी बढ़ाए बस ज्यादा पे मांगता रहता है, वो भी नहीं चलेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक फेयर सिस्टम है, जहां साइंस डिसाइड करती है फेयर डेज वर्क क्या है, जहां साइंस डिसाइड करती है फेयर पे क्या है। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, सबके लिए जस्टिस। टेलर की ये किताब 1911 में लिखी गई, पर इसके आइडियाज हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइंस में थे, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में थे, अमेज़न के वेयर हाउसेज में है, गूगल के पीपल एनालिटिक्स में है। आज जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, OKR फ्रेमवर्क है, एजाइल स्प्रिंट प्लानिंग है, ये सब उसी सॉइल से उगे हैं जो टेलर ने 1911 में तैयार की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, अगली बार जब तुम्हारा कोई कॉलीग स्लो काम करे, उसे लेजी मत बोलो। पूछो, क्या उसे राइट टूल्स मिले हैं? क्या उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है? क्या उसे फेयर रिवॉर्ड का प्रॉमिस है? प्रॉब्लम शायद उस इंसान में नहीं, सिस्टम में है। यही था फ्रेडरिक विंसलो टेलर का मैसेज 1911 में, और यही है मैसेज आज भी। साइंस, हार्मनी, कोऑपरेशन एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीवन।